गुड इवनिंग बच्चा लोग। देखो अब आज हम लोग फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए सेट 2 करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का सेट 2 करेंगे क्लास 11th के लिए। ठीक है, और तुम लोग पहला सेट कर चुके हो ऑलरेडी। पहला सेट में किसी तरह का परेशानी हो तो बताओ। अगर किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी हुई हो तो बताओ, उसको यहां सॉल्व कर देंगे। किसी बच्चे को ओके तो बाबू आज हम लोगों को है ना सेट 2 पर बात करना है। देखो ये सेट हम देखे ऑलरेडी, बहुत आसान है। और जो बच्चे YouTube पर देख रहे हो, हम ये कहना चाहेंगे कि भाई आप लोग जो है ना पूरी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखो और सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन यानी सारे क्वेश्चंस में जितना भी कॉन्सेप्ट है आप उसको आराम से ठीक है देखो, ताकि और ज्यादा बेहतर कर सको एग्जामिनेशन में। ठीक है बुआरे, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। तो बाबू पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? SO2 का आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2। सभी बच्चे जान रहे हो, S का 32, एटॉमिक मास O का 16 इंटू 2 क्या हो गया 64। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 1 का B। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र है। तो बाबू रे मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र क्या होता है? वह सूत्र जो एक मोल यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को बताता है, यानी द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ठीक ना। और अणुसूत्र क्या होता है? वह सूत्र जो एक मोल यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के वास्तविक अनुपात को बताता है, यानी द फॉर्मूला विच गिव्स द एक्चुअल रेशियो ऑफ द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो बाबू रे यहां पर बेंजीन का तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? पहले ये बताओ बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? ठीक है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेंजीन का? ठीक है, ठीक है, अणुसूत्र। अणुसूत्र बोले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बताओ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन तुम्हारा क्या है बुआरे? C6H6। तो बाबू रे यहां पर एक्चुअल रेशियो क्या हो गया बताओ? 6:6। है ना, यहां पर एक्चुअल रेशियो क्या हो गया? 6 और 6 का। अब बेंजीन का सरल सूत्र क्या हो जाएगा बोलो? यानी इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा बोलो? क्या हो जाएगा बेंजीन? इसमें सरलता अनुपात क्या हो जाएगा बोलो? ठीक है, सरलता अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? 1:1 होगा या नहीं, यानी CH। या यूं समझ लो कि इसमें कॉमन क्या है? C6H6 में कॉमन क्या है बोलो? N इक्वल टू क्या है? 6 है। ये 6 को हटा दिए तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? CH। तो बाबू रे एक्चुअल रेशियो 6:6 है और इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? 1:1, यानी एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है ना? तो बताओ 2 का कौन सा आंसर होगा बोलो? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर C, यानी कि CH। देखो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बाबू रे। एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन होता है। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एनटीपी क्या होगा? ये तो सभी बच्चे जानते हो, 22.4 लीटर। है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बुआ रे? 3 का B। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? B, 22.4 लीटर। चलो 4 नंबर। ठीक है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं? मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी का डेफिनेशन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? विलियन की मोलरता, मोलरिटी कहलाती है। तो बताओ तो 4 का आंसर कौन सा हो जाएगा बुआ रे बोलो? 4 का आंसर A। कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा 1 2 3 4 क्लियर। इसमें कोई परेशानी है तो बताओ। ठीक, चलो बाबू रे क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इनमें से कौन तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विथ, ठीक है, चेंज विथ टेम्परेचर। तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता है, बात को समझ लेना। देखो अब रे यहां पर तुम्हारा क्या है? मोलरता है, मोललता है, नॉर्मलता है और इनमें से कोई नहीं। देखो अब ये क्वेश्चन जो तुम्हारा 12th के सेट में भी था, सॉल्यूशन चैप्टर जब पढ़ोगे 12th में इसका पूरा डिटेल करेंगे। तो तुम लोग जान लो बाबू रे कि इस
5 नंबर क्वेश्चन का जवाब तुम्हारा हो जाएगा मोललता यानी कि मोललिटी। थोड़ा सा हम इसके बारे में बता भी देते हैं तुम लोग को। 5 का कौन सा आंसर हो जाएगा, बोलो? बी। मोललिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तुम देख लो कैसे। मोललिटी क्या होता है, पहले देखो हम साइड में लिख रहे हैं। मोललिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो बाबू ने देख लो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी अगर इसको हम लोग मोललिटी के फॉर्मूला को लिखें तो W/m इंटू क्या हो जाता है 1000 बाय, ये हम कैपिटल WA लिख देते हैं। ये सॉल्यूट के लिए B इंडिकेट कर, सॉल्यूट को B से इंडिकेट कर दिया और सॉल्वेंट को सॉल्वेंट को A से इंडिकेट कर दिए। तो तुम देख रहे हो कि यहां पर वॉल्यूम टर्म का यूज नहीं हो रहा है, लेकिन तुम मोलरिटी में देखोगे। मोलरिटी में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट यानी W/m इंटू 1000 बाई V, ये होता है मोलरिटी का फॉर्मूला। थोड़ा ध्यान से देखोगे। उसके बाद नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, थोड़ा सा ये फॉर्मूला को नोट भी कर लोगे। नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है तुम्हारा W/E, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर भी 1000 बाय क्या हो जाता है V हो जाता है। गौर करना। और चौथा ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं है, गौर करना। मोललिटी का मतलब हुआ मोललता, बात नहीं बच्चा लोग। मोलरिटी का मतलब हुआ मोलरता। नॉर्मलिटी का मतलब हो गया नॉर्मलता या सामान्यता भी कहते हैं। ये सबका फॉर्मूला है। तो देखो अब वॉल्यूम टर्म किस में यूज हो रहा है? मोलरिटी में हो रहा है और बोलो नॉर्मलिटी में हो रहा है। तुम लोग 11th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में तुम लोग को बॉयल्स लॉ पढ़ाए थे, और बॉयल्स लॉ में क्या था, सॉरी ठीक है, चार्ल्स लॉ में तुम लोग क्या देखे थे? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है T। कब? When P is constant। ये पढ़े थे कि नहीं? तो कहने का मेरा मतलब है कि जब वॉल्यूम चेंज होगा तो ठीक है, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं? हाँ या ना? यानी टेम्परेचर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। देखो यहां पर कह रहा है इनमें से कौन सा तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तो देखो अब मोलरिटी टेम्परेचर के साथ परिवर्तित हो जाएगा, नॉर्मलिटी भी हो जाएगा क्योंकि दोनों में वॉल्यूम है, और वॉल्यूम और तापमान के बीच सीधा संबंध है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो यहां पर ठीक है, टेम्परेचर इसके वॉल्यूम पर इफेक्ट डालेगा कि नहीं? लेकिन इस मोललिटी में तुम्हारा टेम्परेचर वॉल्यूम है ही नहीं, तो बाबू रे यहां पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि तुम्हारा मोललिटी यानी कि मोललता जो होगा ठीक है, टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। कोई दिक्कत? तो बाबू रे 5 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। छठा देख लो बाबू रे, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मोल कार्बन के दहन से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा होगी। बाबू रे 1 मोल कार्बन जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा? CO2। तो बताओ यहां CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? C का 12। ठीक है, ये 1 मोल कार्बन लिए, ठीक है, 1 मोल कार्बन लिए और उसके बाद तुम इसको है ना यहां पर देख लो कितना CO2 तुमको मिल रहा है 12, O का 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। तो बाबू रे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 6 का C। 7 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू रे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अवोगाड्रो संख्या बराबर है, एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू बाबू रे 6.022 इंटू 10 टू द पावर बोलो 23। कौन सा ऑप्शन है? बोलो बी। तो 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा बुआ रे? बी। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है कि भाई सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 11 है, तो विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s क्या है? 1। तो बाबू रे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बोलो। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा बुआ रे? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ या ना? तो 5 का बी, 6 का ऑप्शन नंबर सी, 7 का ऑप्शन नंबर बी और 8 का ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? ठीक, चलो अब रे 9 नंबर क्वेश्चन।
क्वांटम संख्या n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2 वाली उपकक्ष होगी। द ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 2 विल बी। देखो अब क्वांटम नंबर तुम लोगों को पढ़ाए थे, याद करो। l का वैल्यू, ठीक है, और यहां पर सबसेल, ठीक है, यहां पर हम उपकोष यानी कि सबसेल, याद करो। क्वांटम नंबर में, एजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ाए थे सबसेल, और यहां पर l वैल्यू तुम्हारा 4 सबसेल था, s बोलो p d और f। s सबसेल के लिए l का वैल्यू कितना था 0, p के लिए 1, d के लिए और f के लिए। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2 ही दे दे। हम n इक्वल टू 1 दे दिए, l इक्वल टू 0 दे दिए, कुछ भी दे दिए। तो ये एक क्वेश्चन है, एक टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो बुआरे n इक्वल टू 3 है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, सेल नंबर क्या है, 3rd है, और l का वैल्यू कितना है बुआरे, 2 है। 2 का मतलब क्या हो गया, l अगर 2 है इसका मतलब सबसेल कौन सा हो गया, d। तो बाबूरे n3 है और l2 है, इसका मतलब क्या हो गया, d। तो कहने का मतलब है हमारा जवाब होगा 3D। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बोलो बोलो, 9 ना, 9 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C। 9 का आंसर क्या हो जाएगा बुआरे, C। अब देखो 10 हीलियम, 10 क्वेश्चन देखो ध्यान से। हीलियम 2s1 विन्यास वाला परमाणु होगा, बात को समझ लो। He दिया हुआ है और उसके बाद 2s1 दिया हुआ है, ठीक है, इसका हो गया 2 और इसमें 1, तो क्या हो गया, एटॉमिक नंबर कितना, 3। एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है बताओ, बेरिलियम का होता है कि लिथियम का होता है कि बोरॉन का होता है या कार्बन का होता है, बोलो बोलो। बोरॉन का 5, कार्बन का 6, बेरिलियम का 4 और लिथियम का 3। समझ में आया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 10 का आंसर कौन सा, बी, लिथियम। कोई दिक्कत, बोलो। तो 9 का C, 10 का B, कोई दिक्कत। चलो, इनमें से न्यूनतम ऊर्जा वाला उपकक्षक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट एनर्जी सबसेल। बाबू रे आबाउस प्रिंसिपल तुम लोग को याद है, चलो देखते हैं, याद आया किस तरह से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे। कितना नंबर क्वेश्चन है बुआरे, 11। तो 1s, ठीक है, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d और 4f, 5s 5p 5d और 5f। याद आया कुछ, हाँ। अब इस तरह से इसको काटते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसके देखते हैं कि कौन सा तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूनतम ऊर्जा वाला उपकक्षक। अब एनर्जी ऑर्डर को इसका देख लेते हैं। सबसे पहले तुम्हारा क्या होगा बताओ, 1s लेस देन 2s, फिर 2p 3s, याद आया ना, फिर क्या है 3p 4s, उसके बाद फिर क्या है बुआरे 3d और 5s। बाबू जी तुम्हारे क्वेश्चन में कौन कौन सा सबसेल दिया हुआ है पहले ये हमको बताओ। 3D दिया हुआ है, 4s दिया हुआ है, 4p दिया हुआ है, अब कह रहा है इसमें है ना, ये चारों में से लोएस्ट एनर्जी किसका है तुम ही बताओ, बोलो जी 4s का। तो यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका ऊर्जा न्यूनतम है, ये चार हमारा ये चारों सबसेल दिया हुआ है। तो क्या कौन सा होगा 4s, कौन सा ऑप्शन में है, बोलो 4s कौन सा ऑप्शन में है, बोलो जी बी। तो 11 का आंसर कौन सा हो जाएगा बी, कोई दिक्कत। 12 तो कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। बाबरे मैग्नीशियम ठीक है का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है 12, द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है 24, ठीक है, में प्रोटॉन की संख्या होगी। बाबरे एटॉमिक नंबर जो होता है वही तो प्रोटॉन की संख्या होता है, पिछले सेट में भी तो क्वेश्चन था, हाँ या ना। तो बाबूरे एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या इक्वल टू क्या होता है, बोलो नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो बाबूरे प्रोटॉन की संख्या
मतलब नंबर ऑफ बोलो प्रोटॉन्स। तो बाबू रे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 12 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी। 12 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो कितना है? परमाणु संख्या 12 है, तो 12 होगा इसका एटॉमिक नंबर। अगर 12 है तो इसका प्रोटॉन का संख्या भी 12 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 12 का डी। कोई दिक्कत? कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षक की त्रिज्या होगी। द बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। बाबू रे यहां पर तुम एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला याद रखोगे। क्या फॉर्मूला याद रखोगे? आर कितना नंबर क्वेश्चन है? 13। क्वेश्चन को हम एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षक की त्रिज्या होगी, ठीक है, द बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखोगे, आर इक्वल टू 0.529 इंटू, ठीक है, तुम्हारा एन स्क्वायर बाय जेड। एन स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? जेड, ठीक है। यहां जेड तुम्हारा क्या है? एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है। तो बाबू रे बताओ हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष, ये नहीं पूछ रहा है, प्रथम बोर कक्षक की त्रिज्या है। तो बाबू रे यहां पर एन का वैल्यू कितना है? बोलो एन का वैल्यू कितना है? प्रथम कक्ष है, फर्स्ट ऑर्बिट है, ये बोलो। तो क्या हो जाएगा? एन का वैल्यू 1 और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर जेड का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो बाबू रे यहां पर वैल्यू को तुम रखोगे तो क्या हो जाएगा? बताओ, बोलो। 0.529 इंटू क्या हो जाएगा? बोलो 1 स्क्वायर बाय 1 यानी कि 0.529। बोलो जी, हाँ या ना? एंगस्ट्रॉम होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बोलो 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। 13 का कौन सा ऑप्शन? बी। कोई दिक्कत? बोलो जी, 13 का बी याद रखोगे। तो यहां पर आर इक्वल टू क्या याद रखोगे? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। बात नहीं बाबू रे, एन का वैल्यू 1 है और जेड का वैल्यू 1 है, तो क्या हो गया? आर का वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम, यानी कि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो अब रे, 3 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति वाले रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य होगा। द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज वुड बी। ठीक है, बात को गौर करना। क्वेश्चन नंबर 14 एक छोटा सा फॉर्मूला तुम लोग पढ़े थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह जब पढ़ाए थे तो उस समय याद करो क्या फॉर्मूला था? लैम्डा इक्वल टू क्या बताए थे? बोलो, सी बाय न्यू बताए थे। सी का वैल्यू कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड न्यू। बाबू रे यहां पर तुम्हारा कितना मेगाहर्ट्ज आवृत्ति है बताओ? बोलो फ्रीक्वेंसी कितना है? तो बोलो यहां पर फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 मेगाहर्ट्ज, यही ना है? बोलो, और इसको हर्ज में अगर चेंज करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 3 मेगाहर्ट्ज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा? बोलो 3 इंटू 10⁶ हर्ज। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁶ हर्ज से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 10⁻², मतलब क्या हो जाएगा? 100। बोलो जी 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। कौन सा ऑप्शन होगा? बोलो, बोलो जी, बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? ए। 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो, 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में किस आयन का आकार सबसे बड़ा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल हैव लार्जेस्ट साइज? किसका आकार बड़ा होगा? देखो क्वेश्चन नंबर 15 है। पहले ये बताओ कौन कौन सा आयन है तुम्हारे पास, ये बताओ। Mg+2 है, और बताओ O-2 है, अब बताओ Al+3 है, और कौन सा है? F-1 है। बाबू रे इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया? 12 एटॉमिक नंबर है, 2 प्लस है मतलब 2 लॉस किया तो कितना? 10 है। इसमें कितना हो गया? बोलो 8 + 2 10। चूंकि -2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन किया है। Al+3 है मतलब 13 में 3 लॉस करेगा, क्या हो जाएगा? 10। और F का कितना होता है? 9, एक गेन करेगा 10।
तो यहां देख रहे हो ये तुम्हारा क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सबसे पहला बात तो ये तुम्हारा क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या सभी आयन में क्या है, बोलो, समान है। अब पूछ रहा है कि किस आयन का आकार सबसे बड़ा होगा। बाबू रे याद रखना यहां पर आकार यानी कि आयन का साइज, ठीक है। यहां पर ये एक छोटा सा एक रिलेशन याद रखो कि इस तरह का सिचुएशन में तुम याद रखोगे कि जो साइज होगा, ठीक है, 1/Z/E हो जाएगा। Z अपॉन क्या हो जाएगा, E। यहां Z क्या है बाबू रे, तुम्हारा परमाणु संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो खैर इलेक्ट्रॉन का संख्या तो यहां सबके लिए क्या है, समान है। तो बाबू रे आकार यहां पर समानुपाती क्या हो जाएगा, सॉरी आकार क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा परमाणु संख्या। यानी परमाणु संख्या जिसका ज्यादा है उसका आकार क्या हो जाएगा, सबसे छोटा होगा। यानी जिसका परमाणु संख्या कम है उसका आकार क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा। तो बताओ मैग्नीशियम इसका परमाणु संख्या कितना है, बताओ, 12, ऑक्सीजन का 8, इसका 13 और फ्लोरीन का, तो सबसे कम परमाणु संख्या किसका है, ऑक्सीजन का। तो सबसे ज्यादा आकार किसका होगा, इसी का होगा, ऑक्सीजन का। समझ में आया ट्रिक, हाँ या ना। इस तरह का क्वेश्चन में बच्चा फंसता है, ध्यान दोगे तो 15 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोलो 15 का कौन सा ऑप्शन होगा, बोलो जी, बी नंबर, यानी कि O-2। समझ में आया या नहीं आया, बोलो जी। अब 16 नंबर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं बाबू रे। किस समूह के तत्वों को हैलोजन के नाम से जाना जाता है, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉमनली नॉन एज हैलोजन। ये तो तुम लोग बचपन से 8-9 क्लास से देखते आए हो। तो ग्रुप 17 का होगा, समूह 17 का होगा। तो 16 का आंसर कौन सा होगा बाबू रे, बी। यानी समूह 17 का तुम्हारा जो एलिमेंट्स होगा, समूह 17 का जो ग्रुप 17 का जो एलिमेंट होगा, तत्व होगा, वो क्या होगा, हैलोजेंस होगा, हाँ या ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 17। निम्नलिखित में किस विन्यास की आयनन ऊर्जा अधिकतम है। बाबू रे आयनन ऊर्जा यानी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन भी याद होगा, किसी आइसोलेटेड गैसीय एटम के वैलेंस सेल से संयोजी कोष से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम फ्रॉम इट्स वैलेंस सेल इज नॉन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। यहां पर क्वेश्चन हम लोग ग्रुप और पीरियड में कैसे इसका वैल्यू वेरी करता है ये सब सारा चीज देख चुके हैं। यहां पर कह रहा है कि किसका आयनाइजेशन, ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा, बोलो, हाईएस्ट होगा, अधिकतम होगा आयनन। तो बाबू यहां पर देखो NH2 और NP6 ये तुम्हारा अक्रिय गैस का विन्यास है। अक्रिय गैस का विन्यास काफी स्थायी होता है, तो यहां पर ठीक है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना काफी कठिन है। यहां पर आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो 17 का कौन सा ऑप्शन होगा बाबू रे, बोलो 17 का कौन सा ऑप्शन होगा, सी, NH2 और NP6। बाबू रे 6 और 2 कितना, 8 हुआ। ये किसका है, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन विन्यास क्या होता है, काफी अस्थायी होता है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखो 18, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 35 है को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा। एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 इज प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल। बाबू रे कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, 35 का तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख दो तो देखो अंत में 3d10 और 4p5 आएगा, ठीक है। तो बाबू रे कौन सा पीरियड हो गया, 4 हो गया, हाँ या ना। तो बाबू रे 4th पीरियड में जाएगा, तो 18 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो, बी। 19 देख लो, निम्नलिखित में किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिकतम है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबको पता है फ्लोरीन। तो 19 का आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू रे, 19 का ऑप्शन ए है ना, ठीक है फ्लोरीन। 20
आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है। हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बाबू ये क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। कितना ग्रुप होगा, 18। कोई दिक्कत। अब 21 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक ही ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। याद है, इक्वल, ठीक है। बोलो, वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कौन सा लॉ है बताओ, एवोगैड्रोस लॉ है। तो बाबू रे 21 का कौन सा होगा, बोलो, सी। नहीं, समान ताप और दाब पर समान आयतन वाले दो गैसों के अणुओं की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, 21 हो गया, 21 का आंसर सी। 22, अब ये कोई क्वेश्चन, ये सब तो क्वेश्चन ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कह रहा है पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या है, इसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 23, गैस स्थिरांक यानी आर का सांख्यिक मान निर्भर करता है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स अपॉन। तो बाबू रे इसमें हो जाएगा द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, माप की इकाइयों पर याद रखोगे। देखो डिफरेंट यूनिट्स में आर का वैल्यू निकलवाए थे ना, हाँ है ना, लीटर एटमॉस्फेयर में, ये सब सारा यूनिट के लिए हम लोग किए हुए थे ना। बोलो जी, तो क्या हो जाएगा 23 का क्या हो जाएगा, डी। चलो 24, वह गैस जो सभी ताप एवं दाब पर गैस के नियमों का पालन करती है। ए गैस विच ओबेज गैस लॉज एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, बोलो, आइडियल गैस। यानी कौन सा है 24 का, ठीक है, बी। आदर्श गैस क्या करती है, बोलो, ताप और दाब के सभी रेंज पर क्या करती है, गैस के नियमों का पालन करती है। चलो ठीक है, 25 नंबर तुम लोग गौर करो। एन मोल वास्तविक गैस के लिए वांडर वाल समीकरण, वांडर वाल इक्वेशन याद है, बोलो जी, P प्लस एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। याद है एन मोल गैस के लिए, तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, बोलो, बोलो जी, डी। 25 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। 26 नंबर कह रहा है 30 डिग्री सी ताप एवं 1 बार दाब पर वायु के 500 डीएमक्यू आयतन को 200 डीएमक्यू तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। बाबू ने बॉयल्स लॉ पर सवाल है, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डीएमक्यू ऑफ एयर एट 1 बार प्रेशर टू 200 डीएमक्यू एट 30 डिग्री सी। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू ने, 26। तुम्हारे पास P1 और V1 बताओ कितना है, P2 V2। P2 तो निकालना है, V1 कितना, P1 कितना है, 1 बार है, V1 कितना है 500, ठीक है, डीएम। और P2 निकालना है, V2 कितना है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 इक्वल टू क्या होता है, P2 V2। इसलिए P2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो, P1 V1 बाय क्या हो जाएगा, P1 कितना, V1 कितना है, ठीक है, और V2 कितना है 200। तो क्या हो जाएगा 5/2, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत। चलो अब 27 नंबर क्वेश्चन, V/T इक्वल टू स्थिरांक है, यानी V/T इक्वल टू कांस्टेंट है। ये कौन सा लॉ है, याद करो बाबू रे। 27 चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है बताओ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T। कब, व्हेन P इज कांस्टेंट, हाँ या ना। अब बताओ प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर हटाए, यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, इसलिए V/T इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो, यही कह रहा है ना। तो ये कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलो, 27 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलो, ए। 27 का ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेरिलियम के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है, डायगोनल रिलेशनशिप पूछ रहे बाबूरे, विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ बेरिलियम। बाबूरे सबसे पहले तुम लोग जान लो कि पीरियोडिक टेबल में सेकेंड
और थर्ड पीरियड का एलिमेंट जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है बाबू रे, सेकेंड और थर्ड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड, ठीक है, और ये हम थर्ड पीरियड लिख रहे हैं, ठीक है। यहां पर किसका है ना, पूछ रहा है कि बेरिलियम के साथ, ये ना किसका डायगोनल रिलेशनशिप है। तो बाबू रे सेकेंड पीरियड में तुम क्या देख रहे हो, लेते हैं लिथियम, उसके बाद कौन है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, है या नहीं है बोलो। उसके बाद थर्ड पीरियड में बताओ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। अब बताओ किसका किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप है, बताओ। बेरिलियम का, हाँ या ना, क्वेश्चन यही ना पूछ रहा है, अब हमको इससे यही पूछ देता, हाँ या ना, बोलो जी। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा बताओ, बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है, एल्यूमिनियम के साथ। कितना नंबर क्वेश्चन है बाबू रे, क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन है, 28 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी में क्या दिया हुआ ऑप्शन बुआ रे, एल। तो 28 क्लियर है, बोलो। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। बाबू रे तुम इसको याद रखोगे, कोई बच्चा बताओ 29 का आंसर, बोलो कोई भी बच्चा। ऑप्शन नंबर, सोच लो फिर ध्यान से बोलो, ठीक है, बोलो कौन उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी, देखो क्या है, याद रखोगे, ऑप्शन नंबर डी क्या है, BeOH होल 2, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, किस हाइड्रोक्साइड की क्षारीय शक्ति अधिकतम है, ठीक है। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ विच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम, इसका भी ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखोगे 30 का ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा, बोलो QH। चलो क्वेश्चन नंबर 31, एस ब्लॉक के तत्व का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बाबू रे। 31 नंबर, पहले ये बताओ एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन सा आता है, ग्रुप फर्स्ट ए और सेकेंड ए आता है कि नहीं, बोलो जी। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक होगा या तो दो होगा, तो बाहरी कक्ष का विन्यास क्या हो जाएगा, NS1 या 2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी। कौन सा हो जाएगा, NS1 या 2। कोई दिक्कत, तो बाबू रे एस ब्लॉक तत्व का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा ऑप्शन होगा, NS1 और 2, बोलो जी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 31 का सी। चलो ठीक है। 32 नंबर IUPAC नेम पूछ रहा है, देखो क्या है, CS3 है, फिर क्या है बुआरे, CS2 है, फिर क्या है, CS2 है, फिर CH है, फिर क्या है, Cl है और CHO है। प्रिंसिपल फंक्शन कौन सा हुआ बुआरे, एल्डिहाइड। इसको प्रायोरिटी देते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, किस नंबर पर Cl है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये 2 नंबर पर है, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 5 कार्बन है, पेंटेन और एल्डिहाइड के लिए अल, तो 2 क्लोरो पेंटेनल होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 32 का, बोलो 32 का बी, बी है ना, बी। चलो क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन रागी है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। बाबूरे सिंपल सा है, 2-4 दिन पहले ही पढ़े, इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो कौन सा होगा, पिछले सेट में भी था 33 का, पिछले सेट में भी था AlCl3 उसका जवाब था, और इसमें क्या होगा BF3, ठीक है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, डी BF3। 34, मीथेन अणु में C का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन, सभी बच्चे जानते हो मीथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, sp3। इथीन में कौन सा है, sp2, और इथाइन में क्या है, sp है। तो यहां मीथेन में पूछ रहा है कौन सा होगा, बोलो ए नंबर ऑप्शन sp3। 35 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, तो मिथाइल ग्रुप है तुम्हारा, प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा, हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, हाँ या ना, बोलो जी। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। कौन सा ग्रुप दर्शाएगा, मिथाइल ग्रुप तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्लस आई प्रभाव को शो करेगा।
तो बाबू रे ये हमारा सेट 2 कंप्लीट हो गया। एक चीज कहना चाहेंगे, जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिए, आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। ओके।